Dear student, we are going to cover for phonetics, and you know what is phonetic? Phonetics mean scientific study of the sound system of language. Here we study about the sound of language. We're not going to study specific language, rather it is a study of the sounds. It is not language specific, but whenever we are going to discuss about phonology, phonology is a language specific. First of all, we need to learn difference between phonology and phonetic. Phonetics, in phonology we study the sound pattern of language, pattern of sound in a specific language. What is the meaning of specific sound in a language? मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल जो है वो 44 साउंड है. कितने साउंड है? 44 साउंड है, जिसमें 20 वावल हैं, 24 कॉन्सोनेंट है. किसी और लैंग्वेज में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में साउंड जो है वो इससे ज़्यादा हो सकते हैं. जैसे उर्दू में और है सिस्टम, इंग्लिश में और है, पुर्तगीज़ में और है, स्पेनिश में और है, हर किसी लैंग्वेज में वो डिफरेंट है. यानी वो साउंड और उनके स्पेसिफिक मीनिंग, यानी अगर हम किसी लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो उसमें फ़नीम होंगे, और हर फ़नीम जो है, फ़नीम क्या होता है कि मिनिमल डिस्टिंग्विश यूनिट ऑफ साउंड, कि साउंड का एक मिनिमल कॉन्ट्रास्टिव डिस्टिंग्विश एक यूनिट होता है. जैसे फा साउंड है, अगर मैं बा कर दूं तो वो दोनों में डिफरेंस हो जाए. एक फिग है और एक बिग है, दोनों में डिफरेंस है, यानी फा से कुछ और बन जाता है जबकि बा साउंड से कुछ और बन जाता है. तो ये फोनीम्स हैं. फोनीम जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिव होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं. और अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो फोन्स हैं, फोन को हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर. लेट मी शो यू ओवर हियर. फोनीम को हम कैसे लिखते हैं? जब हम फोनीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसको हम स्लैशेस के थ्रू करते हैं, इस तरह फोनीम को. जबकि जो फोन्स होते हैं उनको हम इसके अंदर लिखते हैं. आपके लिए मैंने फ़ोन और फ़नीम से रिलेटेड भी आज के लेक्चर के अंदर काफ़ी मालूमात रखी हैं, तो यू विल लर्न दिस. और उसके अलावा फोनेटिक्स की 3 काइंड्स हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फोनेटिक्स. सो फर्स्ट इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. इन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स वी लर्न how to articulate sound. I mean to say how to articulate, how to speak, and elements and the components, or you say all the articulators they are involved to produce sound, they will be discussed in articulatory phonetics. जब हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट डिस्कस होंगे जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे उसमें एक्टिव आर्टिकुलेशन हो, आर्टिकुलेटर्स हों, या पैसिव आर्टिकुलेटर हो. मिसाल के तौर पर हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन से हैं? माउथ है, माउथ के अंदर जो हमारी टंग है, हमारी ज़बान है, ठीक है, लिप्स हैं. तो इस तरह की वो सारे आर्टिकुलेटर्स जो एक्टिव आर्टिकुलेटर जो बोलने में मदद देती हैं. ऐसे भी आर्टिकुलेटर हैं जो पैसिव अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन वो हेल्प ज़रूर करते हैं बोलने में. जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो एक पूरा माउथ का सिस्टम जो है मेरे अंदर, वो सारे उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं ये साउंड को आप तक लाने के लिए. मिसाल के तौर मेरे लंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये सारे, और ये एडम एप्पल और इसके पीछे जो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं साउंड प्रोड्यूस करने में. लिंग्विस्ट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिसर्च किया कि जैसे इंसान यंग होता है या उसकी एज कम होती है, कोई भी लैंग्वेज सीखना उसके लिए आसान होता है. मैं आपको जस्ट मिसालें इसलिए देता हूँ, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा ये मकसद नहीं होता मैं किसी को कोई पॉइंट आउट करूँ. मेरा मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरीके से बच्चे को समझ आ जाए. कोई मेरे लिए आप सारे बच्चे हो, चाहे मुझसे एज में बड़े हो. मैं जब ट्रेनिंग देता था, मैं 2009 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं जिनको ट्रेनिंग दे रहा था वो रिटायर होने वाले होते थे टीचर. बात समझ रहे हैं आप कि वो मुझसे कितने बड़े होते थे? तकरीबन बात का तो मेरे टीचर ही मेरे सामने होते थे. मैं तो बहुत छोटा था, तो लेकिन फिर भी अब उनको पढ़ाना तो पड़ता है ना. बात का तो वो बात ना सुनते, मैं पढ़ा रहा होता, वो बाहर निकल जाते. सो आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इट अराउंड अबाउट 2009. तो आई वॉज younger than they were older.
तो मुझे उनको फिर भी 100 की क्लास होती, बहुत सारी मिसालें देनी पड़ती हैं, तो इट डज़ नॉट मैटर। मैं जैसे मिसाल ये देता हूँ कि जैसे ही इंसान की एज जो है वो बढ़ती जाती है तो उसके लिए लैंग्वेज को परसीव करना प्रॉब्लम होता है। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ड होते जाते हैं। और ये जो हमारी एडम एप्पल है इसके पीछे फंक्शन है किनका, वोकल कॉर्ड का। अब हम जब इसको स्टडी करेंगे पूरे माउथ सिस्टम को, इसके पीछे हम स्टडी करेंगे कि लंग्स का क्या सिस्टम है, फेरिंग्स का क्या सिस्टम है, लेरिंग्स का क्या सिस्टम है, और हमारे यूवला का, विलम का क्या प्रोसेस है साउंड प्रोड्यूस करने। ये सारे फोनेटिक्स में आएंगे। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, वो मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, बल्कि हम प्रैक्टिकली इनको करेंगे। आप अगर एक लफ्ज़ बोलें ठा ठा बोलें तो आपको ऐसे पता चलेगा कि मेरी टिप ऑफ द टंग जो है, जो ज़बान का जो आगे टिप होती है, ज़बान के भी ना 4 हिस्से उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि एक होती है ज़बान की टिप ऑफ द टंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जो ज़बान है इसके भी 4 उन्होंने पार्ट बनाए, 1 2 3 4, यानी ये जो है वो टिप ऑफ द टंग है। अगर आप अपना माउथ देखें ऐसे जो रूफ है उसका, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उभरा सा हिस्सा होता है, ये टिप ऑफ द टंग इसको छूती है। जब ये इसको टच करेगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठा। बोलें ठा। आई टोल्ड यू, आपको फील होगा कि मेरी सारे बोले मेरे साथ, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम बट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। टू, और जैसे टू बोलते हैं हम तो ऐसे टिप ऑफ द टंग जो है फौरन अल्वीलर रिज को टच कर लेती है, जो ऊपर वाले दांतों के पीछे थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं अल्वीलर रिज, उस अल्वीलर रिज को टच कर लेती है। अब ये जो सारा सिस्टम है ये फोनेटिक्स के अंदर आएगा। ये आप कोई भी लैंग्वेज बोले उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और हमने ये इसमें डिस्कवर करना है कि कौन सी साउंड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कौन सी सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस होती है, कौन सी हार्ड पैलेट से प्रोड्यूस। जैसे ख, आप बोले कैट, आई सो अ कैट। आपको फील होगा कि जो हमारा जो रूफ ऑफ ये माउथ है, माउथ का जो रूफ है, छत है इसकी, इसके पीछे अगर आप यूवला से के थोड़ा सा आगे देखें तो आगे एक सॉफ्ट सा हिस्सा है। ये ऊपर जो छत है ना इसको कहते हैं पैलेट। अब पैलेट के भी हिस्से हैं, इसे कहते हैं हार्ड पैलेट, पीछे सॉफ्ट पैलेट। खा साउंड जो है ना वो सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस होती है। आप बोल के जरा देखिए, कैट। और मैं कहता हूँ हा हा, हॉट। ये जो हा साउंड है ये हमारे वो हलक से निकलती है, जिसे उसे कहते हैं यूवला, और यूवला भी कहते हैं, विलम भी कहते हैं, इस तरह की साउंड, व्हीलर साउंड भी कहते हैं। अब ये सारी साउंड की जो स्टडी हमने करनी है, फिर कुछ व्हीलर लिब्योडेंटल साउंड होती है, जैसे कुछ नेजल साउंड होती है, जैसे म न। आप माँ कहें या ना कहें, म न, तो ऐसे फील होगा जैसे मेरी नाक से साउंड आ रही है। तो हमने ये सारी साउंड जो है ये फोनेटिक्स के अंदर स्टडी करनी है। थोड़ी सा आपको लगेगा डिफ़िकल्ट, बट इट विल बी इजी विद लिटिल एफर्ट। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। अच्छा, किसी स्टूडेंट को आइडिया हो कि व्हाट इज सिलेबल, व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल जो होता है ये बीट्स हैं साउंड की जो आप प्रोड्यूस करते हैं, और ये कितनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये कैट जो है, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने सिलेबल हैं, इसके अंदर जस्ट 1 सिलेबल है। तो जैसे या किसी और कोई और 2-3 वर्ड, जैसे मल्टीप्लीकेशन, मल ठी फ्ली खे, अगर आप अपने चिन्ह के ऊपर ऐसे हाथ रखें और बोलते जाएं, जितनी दफ़ा आपकी जो जा है ये मूवमेंट करेगा उतने वो सिलेबल होंगे। बोले मल ठी फ्ली खे शन, तो जितनी दफ़ा आपका जा जो है ये मूवमेंट करेगा उतने उसके अंदर सिलेबल होती हैं। लेकिन एक इसके तो ये मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका मेथड ये भी है कि आप देखेंगे कितने वावल साउंड है उसके अंदर, जितनी साउंड वावल होंगी वो उतने आपके वो सिलेबल होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे
हमारे पास एक होता है सिग्मा, ठीक है, ये मैंने सिग्मा की एक पिक्चर बनाई है, इसे देख लें। अब सिग्मा को अगर हम डिवाइड करें तो एक उससे निकलता है ऑनसेट और एक निकलता है राइम। उस राइम को आप RHYYME भी कह सकते हैं या कहीं लिखा होगा राइम, ठीक है। आज की जो असाइनमेंट है उसके अंदर भी ये है प्रैक्टिस। अच्छा, इस राइम को अगर हम डिवाइड करें, जो ऑनसेट है, ऑनसेट जो है ये है किसी वर्ड का, किसी लफ्ज़ का आगाज़ है, कहते हैं यहाँ से वर्ड जो है आगाज़ होता है उसका वर्ड का, यानी इसे ऑनसेट कहते हैं। इसको राइम कहते हैं। राइम को मज़ीद दो में डिवाइड किया गया आगे, एक होता है उसका न्यूक्लियस और एक क्या होता है कोडा। कोडा जो है ये वावल्स, ये कॉन्सोनेंट है, और ये सेंटर वाला जो है जो ज़्यादा सोनोरिटी देता है, सोनोरिटी मीन जो ज़्यादा साउंड देता है वर्ड, उसको हम कहते हैं, उसका सेंटर भी कह लेते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं, या यूजुअली उसे वावल कह देते हैं, लेकिन हमेशा वावल नहीं होता, लेकिन हम यूजुअली उसे यही कंसीडर करेंगे, अक्सर वो सेंटर में वावल आएगा। जैसे कैट है, तो कैट को अगर हमने इसके ऊपर दिखाना है तो हम ये कहेंगे कि ये देखें, ये कैट ऑनसेट जो है हमारा खा साउंड है, जैसे सी कह लें, और ये फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। आपने पहले तो आम सीखी हुई है ना कि वैसे आप लिख देते हैं, लेकिन उसको फोनेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी सिंबल होती हैं, वो एक अलग से एक नॉलेज है। वो ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन भी आपके आता है कि भाई ट्रांसक्राइब करें, और वो अक्सर जो टीचर हैं वो नहीं सिखाते, क्योंकि वो मुश्किल है, अक्सर टीचर्स को भी वो नहीं आता, सीधी बात है। हमें भी हमारे टीचर ने, बहुत सारे टीचर ने वो चीज़ें नहीं सिखाई। मैंने खुद मेहनत करके इन चीज़ों को सीखा है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा ये भी। आप देखें, ये जो है, ये साउंड जो आ साउंड है, क्या साउंड है, खैट, खैट साउंड जो ए साउंड है वो ये प्रोड्यूस करेगी, तो इसको फोनेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये उसने के लिखा है। उसके बाद ये कि मैंने बताया कि जो फोनीम्स होते हैं या जो फोनोलॉजी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसको हम स्लैशेस में करते हैं, इस तरह की बैक स्लैशेज जो फोनेटिक्स के जो होंगे, फोन्स होंगे, उसको हम ब्रैकेट्स में करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब ऑनसेट जो है यहाँ पे खा है, और इसके बाद न्यूक्लियस इसका क्या है, ये जो ए साउंड है, ये मैंने न्यूक्लियस में लिख दिया, और ये कोडा उसका लास्ट है, और ये भी कॉन्सोनेंट होगा और ये भी तकरीबन कॉन्सोनेंट ही होगा। 2-3 प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये कोडा जो है मालूम मौजूद हो, बाज़ औक़ात ये मौजूद नहीं होता। ये कोई वर्ड हो ना, तो उसको हम वो सिलेबल, जब हम उसका सिलेबल फाइंड करते हैं ना, तो सिलेबल्स को कहता है कि इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई ये समझ लें, ये कोई वर्ड है, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, ऑनसेट उसका जहाँ से वो शुरू होता है, ये उसका राइम है, और राइम मीन के उसके अंदर मज़ीद हम उसको डिवाइड करते हैं, एक न्यूक्लियस में और एक कोडा में। न्यूक्लियस मीन उसका सेंटर, जो सोनोरस वर्ड है, जो वावल साउंड है जो, और ये जो है लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड होगी। ये तकरीबन हर वर्ड में आपको मिल जाएंगे, हम उस 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी, ऐसे नहीं आनी। लेट मी सी फर्दर। यहाँ पे देखें कि यस, वही चीज़ ये, लेट मी ऑफ वीडियो। इसको साइड पे कर देते। अच्छा जी, ये सिग्मा है, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा। सिग्मा मीन के कोई वर्ड है, वर्ड को मज़ीद डिवाइड किया है ऑनसेट में, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जो लास्ट है वो भी कॉन्सोनेंट ही होता है। सेंटर में उसके न्यूक्लियस होगा। 2-3 वर्ड देखेंगे, सेंटर में देखें मैंने वावल भी लिखा हुआ है, या न्यूक्लियस कोई भी हो सकता है जो ज़्यादा सोनोरस वर्ड हो, जो ज़्यादा साउंड देता है उसमें से। और इसके अलावा ये कोडा जो है ये ऑप्शनल है, अगर बाज़ ऐसे भी वर्ड होंगे जिसके अंदर ये नहीं मौजूद होगा, लेकिन वो फिर भी वर्ड होगा, वर्ड अपनी एग्जिस्टेंस रखेगा। जैसे ये वर्ड है यहाँ पे देखिएगा, प्ले। अब प्ले जो वर्ड है, इसको डिवाइड किया हमने ऑनसेट में और राइम में। अब प्ले जो है PL, गौर से देखें,
ये है, इसको ट्रांसक्राइब किया हुआ, पहले तो प्ले को ये ट्रांसक्राइब किया हुआ। किस में ट्रांसक्राइब किया हुआ है? ये जो उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, वो ट्रांसक्रिप्शन की लैंग्वेज है, उसमें मैंने ट्रांसक्राइब किया हुआ है। PLE और उसके अलावा ये D है, प्लेट। अब इसको हमने इसके ऊपर शो करना है। ऑन सेट में ये ऑन सेट में लिखा मैंने PL, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये न्यूक्लियस जो है हमने वावल उठा के इसमें रख देना है, जो न्यूक्लियस होगा उसका। कोडा में हमारे पास D है, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट, दोनों साउंड कॉन्सोनेंट है। इसको मैं एक ऑन सेट में लिखूंगा और एक को कोडा में लिखूंगा। न्यूक्लियस में मेरे पास E साउंड है, प्लेट, प्लेट, EI लिखा हुआ ना, ये दोनों वावल साउंड है, ये मैंने न्यूक्लियस में डाल दिया। तो इस तरह किसी भी वर्ड को हम सिलेबिफिकेशन, उसकी सिलेबल के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एनी हो, ये हमारी बात की है, वैसे लर्न करेंगे इनको, जो चीज़ें हैं सीखने वाली उसकी तरफ आते हैं। वाले what is late? Who will tell me about late? If you have some idea about late, explain me. You know that Noam Chomsky, he is the founder of this late device. He say that every child has by hardwired, he has the hardwired rule in his mind. What is the meaning of hardwired? Hardwired mean that he has a built-in knowledge of universal grammar in his mind, and when he born it started functioning. जब एक बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही जो बिल्ट इन उसके अंदर डिवाइस लगी होती है लैंग्वेज लर्निंग की, वो फंक्शन करना शुरू कर देती है। आप एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के अंदर आप पूछते हैं हाँ जी इसकी बिल्ट इन मेमोरी कितनी है, तो वो आपको बता देता है कि इसकी बिल्ट इन मेमोरी जो है ना वो 25 GB है, इसकी बिल्ट इन मेमोरी जो है ना वो 50 GB है। अब हर मोबाइल की जो बिल्ट इन मेमोरी है वो आपको पता है कि जितने आप पैसे डालें उतनी की आपको मिल जाती है। तो हार्डवायर्ड रूल का मतलब ये है कि उसकी बिल्ट इन कैपेसिटी उसके साथ आती है बच्चे के साथ, कौन सी, कि ही कैन लर्न लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की व्हेन ही कम्स इन दिस वर्ल्ड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग। जैसे ही वो इस दुनिया में आता है इट स्टार्ट फंक्शनिंग एंड ही स्टार्टेड लर्न लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच इज़ कॉल्ड लेड इट हेल्प्स हिम टू लर्न दिस लैंग्वेज। इतनी समझ आ गई कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हार्ड वायर्ड उसके अंदर बिल्ट इन लगी हुई है मेमोरी कि वो लर्न करे, बिल्ट इन एक फैकल्टी मौजूद है लेड की, वो खुद ब खुद फंक्शन कर देती है शुरू और वो बच्चा लैंग्वेज सीखने लग जाता है। इतनी बात समझ आ गई तो फिर मैं आगे अगली बात करता हूँ। यानी हार्ड वायर्ड लेड मौजूद है, बिल्ट इन है, बच्चा पैदा होता है वो साथ ही उसके फंक्शन शुरू कर देती है अपना। हाँ जी, prior to learn about all this, I want that you should learn the difference between phonology and phonetics. आपको phonetics जो है वो देता है फोन्स, याद रखें। phonetics क्या देता है? फोन्स। phonology आपको देती है phonemes और allophones। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब आप फोनेटिक्स को स्टडी करते हैं वो आपको जस्ट ये देता है फोन्स। आप सिर्फ साउंड को स्टडी करते हैं, दे आर सो मैनी एंड दीज आर योर माउथ इज अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस साउंड एंड दीज आर काउंटलेस साउंड। इवन देयर आर सो मैनी साउंड्स वी कांट यूज इन अ लैंग्वेज, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में लिमिटेड साउंड होती हैं, जैसे 44 हैं, 44 साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन जो माउथ प्रोड्यूस कर सकता है वो तो 44 से बहुत ज़्यादा है। तो फोनेटिक्स जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई ख़ास लैंग्वेज का है। फोनेटिक्स एक जनरल, पूरी लैंग्वेज की जनरल स्टडी है, हर लैंग्वेज की स्टडी है उसमें जितनी भी, लेकिन जब आप फोनोलॉजी में उसे लेकर आते हो तो फिर ख़ास जो उसकी साउंड है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एक राइटर ने बड़ा अच्छा उसके बारे में लिखा है, वो कहता है कि फोनेटिक जो है ना वो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करता है और फोनोलॉजी जो है वो कुक करके आपके सामने पका के रख देता है। Phonetics just collect all the raw sounds
these are countless, but whenever these sound come to phonology, it select specific sound and make it meaningful. फोनेटिक्स में काउंटलेस साउंड जो है आपके पास होती हैं और वो पता नहीं किस किस लैंग्वेज की हैं। वो एक जनरल स्टडी है पूरी साउंड की जो आपका माउथ प्रोड्यूस कर सकता है। समझ आ गई? फोनोलॉजी उसमें से स्पेसिफिक साउंड जो है अपनी ज़रूरत की इकट्ठी कर लेती है फोनोलॉजी, और उनको बिल्कुल रिफाइंड बना के एक लैंग्वेज का हिस्सा बना देती है। तो फोनोलॉजी जो है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है, फोनेटिक्स जो है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। फोनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं फोन्स को जो कि जनरल साउंड्स हैं, जबकि फोनोलॉजी फोनीम्स को स्टडी करता है और हर फोनीम जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है उसका। मिसाल के तौर फ, ब, ठ, ख, स, ड, च, और हर साउंड जो है उसकी डिफरेंट है। अगर मैं फ कहता हूँ तो उससे फिन बन जाएगा या फैन बन जाएगा। अगर मैं सा कहता हूँ उससे सैट बन जाएगा, सिट बन जाएगा। तो एक फोनीम जो है वो दूसरे से कॉन्ट्रास्टिव होता है, डिस्टिंग्विश होता है। साउंड और मीनिंग जो है उसकी साउंड भी डिफरेंट होती है और वो मीनिंग भी चेंज कर लेता है अगर हम चेंज कर देते हैं। जबकि फोन्स जो हैं वो अभी मीनिंगफुल नहीं है, वो जस्ट साउंड्स हैं, नॉट हैविंग एनी मीनिंग्स। इतनी बात समझ आ गई तो आगे देखिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको फोनीम्स और फोन्स। आप ये समझेंगे सर फोनीम की भी बात कर रहे हैं और साथ फ़ोन की बात कर रहे हैं। मैंने बता दिया है कि फ़ोन जो है वो फोनेटिक से रिलेटेड है, वो अभी ख़ास मीनिंग नहीं लेकर आया अपने पास। उसकी जो मीनिंग्स हैं वो मीनिंगफुल तब बनेगा जब वो फ़नीम में कहीं फोनोलॉजी उसे अब सेट कर लेगी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। अब फोनोलॉजी में एक चीज़ और डिस्कस होती है, वो है आलोफोन। एंड व्हाट इज़ आलोफोन? Who will tell me? If you people have ever studied phonetics or phonology, tell me what is allophone. Yes, sir. Yes, please. Different pronunciation of words and they are bongophonies. No, मैंने allophone की बात की है, वो allomorph था। You are baffled now. You are confused. Because before that you've been studying morphology, but now you are in phonetics and phonology. लेकिन वो कहते हैं ना लैंग्वेज जो है ना बड़ा सिस्टमेटिक क्यों कहा जाता है कि साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आप अभी तो ग्राफोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर आप और ग्राफीम पढ़ाऊंगा आपको। मैंने आपको पहले मार्फीम से पढ़ाया, फिर मैंने आपको मार्फोलॉजी पढ़ाई, फिर हमने आलोमाफ पढ़ा, फिर हमने माफ पढ़ा, आलोमाफ पढ़ा। मैंने कल बात की, मैंने कहा मार्फीम क्या होता है। मैंने आपको कहा था ग्रामर का क्या है, कंट्रास्टिव और स्मॉलेस्ट यूनिट है, कि स्मॉलेस्ट मीन उसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। कंट्रास्टिव मीन कि वो कंट्रास्टिव है, वो कंट्रास्ट रखता है दूसरे मार्फीम से। एक मार्फीम डिफरेंट होता है, दूसरा डिफरेंट होता है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा आलोमाफ। आलोमाफ क्या था कि एक हमने माफ पढ़ा था, फिर हमने आलोमाफ। माफ मैंने बताया आपको कि जो ख़ास अपनी शक्ल रखता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने जो रिप्रेजेंट करके दिखाया ना ऐसे, तो स्लैशेस के अंदर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं उसकी ये शक्ल है। फिर मैंने फिर आपको मिसालें दी, इवन के वो मिसाल दी आपको पीपल की। फिर मैंने वो सिंग और सैंग, और उससे मैंने आपको बताया सिंग और सैंग का मैंने बताया कि सैंग के भी दो मैंने कहा माफ हैं, एक वो उसके अंदर छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया कि सैंग के कितने माफ हैं, सैंग का माफ एक है और इसके मार्फिम दो हैं। कैसे कि सैंग की एक पास्ट की फॉर्म उसके अंदर छुपी हुई है, हम उससे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अंडरस्टूड है कि उसके अंदर, क्योंकि ग्रामर का मैंने बताया था ना यूनिट है। फिर हमने वो सारा कुछ पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं फोनीम की, कल हम बात कर रहे थे मार्फीम की। अभी अगर आगे चलेंगे तो ग्रामर में जो हम ग्राफोलॉजी की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे ग्राफीम की। तो ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, आपने इनको देखना है। अच्छा, बात हम कर रहे हैं फोनोलॉजी और फोनीम्स और एलोफोन की। फोनीम मैंने बताया कि एक डिस्टिंग्विश कंट्रास्टिव यूनिट है साउंड का, मीनिंगफुल यूनिट है किसका, साउंड का। जैसे अब फा, ठा, सा, डा, हर एक दूसरे से डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश है, और इसकी खास इसके मीनिंग है। अगर आप बदल दें तो मीनिंग भी बदल देते हैं ये। अब आगे मैंने बताया आलोफोन्स। आलोफोन का मतलब होता है, लिख लें, आलोफोन का मतलब होता है कि एक ही
फनीम की जो डिफरेंट साउंड है उसको हम आलोमाफ कहते हैं। लेकिन ये जो है मानी नहीं बदलता। अगर आप फनीम को चेंज कर दें तो वो मानी बात, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फनीम है सा, एक है फा, मैं एक में लिखता हूँ स्पिन, तो दूसरे को मैं चेंज कर देता हूँ फिन, यानी सा जो है उसको मैं फा साउंड वहाँ पे लगा देता हूँ तो वो फिन बन जाए। यानी जैसे ही मैंने उसका फनीम चेंज किया वो एक नया मीनिंग ले आया, मीनिंग भी चेंज कर देता है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गई है। तो फोनीम जो है वो एक डिस्टिंग्विश, कंट्रास्टिव और एक दूसरे से डिफरेंट स्पीच का यूनिट है। अगर आप इसको चेंज करेंगे मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन आलोफोन जो है, सुनिएगा, आलोफोन जो है, आलोफोन मीनिंग चेंज नहीं करता। आलोफोन ताल्लुक रखता है डायलेक्ट से, कि एक ही वर्ड का एक ही आप फोनीम है उसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। आप देखें बहुत सारी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे जो एक्सेंट हैं। मैं आपको इंग्लिश की मिसाल देता हूँ। एक सब्जेक्ट आ गया इंग्लिशिज़, अगर आप एमफिल करें या पीएचडी करें तो उसमें वो पढ़ाते हैं इंग्लिशिज़। सो देयर आर लॉट ऑफ इंग्लिशिज़, इंडियन इंग्लिश, इंडोनेशियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, हर लैंग्वेज, और अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश। आपको पता है कि अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश है वो डिफरेंट है। जो यहाँ से स्लेव लेकर गए थे अमेरिका, वहाँ से उनसे काम लेते थे, उनकी कम्युनिटी बन गई। आपने अगर अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा हो तो उसमें टोनी मॉरिसन को पढ़ा हो तो वो उन अमेरिकन नेटिव ब्लैक लोगों की इंग्लिश का तो बात करती है, उनके कल्चर का, उनके म्यूज़िक का, उनकी लहदा सेपरेट आइडेंटिटी की तो बात करती है। उनकी लैंग्वेज भी अपनी, और बहुत सारे वर्ड जो है, बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं अब वो इंग्लिश में आ गए हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश में उनकी एक अपनी इंग्लिश है। मैं कभी उसके ऊपर लेक्चर दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, वो आपको ऐसे लगेगा कि मैं नई इंग्लिश सीख रही हूँ। अच्छा, अब हर जो इंग्लिश वाला है या वो जिसका वो डायलेक्ट है या जिसमें वो बोलता है, वो एक वर्ड को डिफरेंट है। जैसे मैं बोलता हूँ खार, आई हैव गॉट अ खार, मैं उसे खार बोलता हूँ और मैं सॉफ्ट पैलेट के थ्रू उसको प्रोड्यूस करता हूँ खा साउंड को। अब हमारे यहाँ पे पंजाबी एक्सेंट में आई हैव अ कार, एक बंदा कहेगा पाकिस्तान, एक कहेगा पाकिस्तान। अब ये सारे उसके आलोफोन हैं, या आप 5 तरह से भी बोल रहे हैं ना तो वो उसके आलोफोन है। होप यू गॉट द पॉइंट। यानी आलोफोन मीनिंग चेंज नहीं करता, सिर्फ डायलेक्ट का डिफरेंस है। ठीक है, बोलने का कोई रीजनल डिफरेंट है, कोई डायलेक्ट का कोई डिफरेंस है, लेकिन फनीम जो है वो मीनिंग चेंज कर देता है। होप यू गॉट द पॉइंट। ये मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे मैं कहता हूँ सा, था, यहाँ पे मैं इससे बनाता हूँ फिन। ठीक है, मैंने जब सा साउंड लगा दी, जब मैं केला फा कर देता हूँ, इसको चेंज कर तो फिन, ये फिन बन जाएगा। तो यहाँ से एक नई प्रोनाउंसिएशन आ गई, नई इसके मीनिंग आ गई। अब इसमें जो है मैं पाकिस्तान बोलूँ, मैं बोलूँ, या एक अंग्रेज़ बोले, कोई इंग्लिश मैन बोले, या अनीला बोलें, या फौजिया बोलें, या शकीला बोलें, तो आप जो भी बोलेंगे आपका डिफरेंट एक्सेंट होगा। बहुत सारी इवन के बहुत सारी
वेलकम बैक। वेलकम बैक। होप यू आर ऑल प्रेजेंट। ओके, तो ये तो हो गया फनीम, जो मैंने आपको बताया कि ये जैसे फा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सा है, स्लैशेस में ठा है, ठीक है। और ये लगाऊं, हर एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग और इनके डिफरेंट मीनिंग है। कौन अभी आया है? अच्छा जी, वेलकम बैक ऑल। आलोफोन मैंने बताया कि एक्सेंट का डिफरेंट है, डायलेक्ट का डिफरेंट है। कोई पाकिस्तान बोलता है, कोई पैकिस्तान बोलता है, कोई पैकिस्तान, और ये कोई ऑस्ट्रेलिया बोलता है, कोई ऑस्ट्रेली बोलता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये दीज आर आलोफोन्स ऑफ द सेम फोनीम्स। इनके जो फोनीम के सेम जो एक फोनीम का जो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, उसको हम आलोफोन कहेंगे। होप यू गॉट द फोन जो है ये सिर्फ फोनेटिक से ताल्लुक़ रखता है, और ये कोई अभी ये जस्ट साउंड है, ये एक साउंड है किसी भी कोई भी लैंग्वेज ये हो सकती है, नॉट स्पेसिफाइड येट। सो दीज आर द साउंड। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्यूज मी सर, सर फोन की एग्जांपल दें। सर एलोफोन तो ये हुआ ना कि आपका बोलने का अंदाज अलग है, अलग है, मुझे अलग है। फोन का क्या समझ? साउंड कोई भी साउंड हो सकती है। जैसे मैं आपके सामने बोल देता हूँ, खा साउंड बोल देता हूँ, फा साउंड बोल देता हूँ, या कोई मैं अपने माउथ से, आप कोई माउथ से अपने साउंड निकाले, ये आपकी फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है। जो भी आपके माउथ से साउंड, मैंने पहले जब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, पहले ही मैंने बताया था, मैंने कहा कि आपके माउथ से कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, कोई भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साउंड है। आपका माउथ कितनी प्रोड्यूस कर सकता है साउंड? काउंटलेस, बट नॉट येट स्पेसिफाइड इन अ लैंग्वेज। लेकिन वो किसी लैंग्वेज का तो अभी हिस्सा बना ही नहीं। जब वो किसी लैंग्वेज का, किसी खास लैंग्वेज का, तो फिर वो फोनोलॉजी में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश की तो 44 उसके अंदर साउंड्स होती हैं, और 44 साउंड्स जो हैं वो उसके फोनीम्स हैं 44, और इससे पहले वो जो साउंड ही हैं, जैसे वो फा हो, खा हो, ठा हो, सा हो, ये सारे साउंड। और उसको उसकी निशानी ये है कि वो लिखा जाएगा इसमें। अगर मैं पी बोलता हूँ तो ये इसमें लिखा गया, तो ये मेरे लिए साउंड है। ये क्या है? साउंड। अगर मैं यहाँ पे एन ना साउंड है, या ऐसे माँ साउंड है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसको इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये मेरी साउंड्स हैं, ठीक है। बट वेन एवर इट इज़ आइडेंटिफाइड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, it is identified in a specific language, and it is the part of the language, then it will be distinguished for phonology। तो ये फोनोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा, और फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे डबल स्लैश के अंदर, था, खा। तो ये जो है ये फोनीम्स हैं, और ये साउंड है जो ऐसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे देखिएगा, ये सिलेबल मैं आपको बता रहा था, ये राइम्स। और अच्छा, ये देखिए, व्हाट इज़ फोन, व्हाट इज़ फोन, आपका क्वेश्चन। आप ये सैरिश, आपने क्वेश्चन किया था सैरिश, ये देखिएगा। ओके, सो व्हाट इज़ फोन, आपका ही क्वेश्चन आ गया सामने। फोन्स आर द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट ऑफ द स्पीच साउंड, ठीक है। दे आर रेफर टू एनी स्पीच साउंड जेस्चर्स विदाउट रिगार्ड टू इट प्लेस इन द फोनोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज। यानी विदाउट रिगार्ड, अभी ये फोनोलॉजी का हिस्सा नहीं बना, ये कोई साउंड है, एंड नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लैंग्वेज, and it can be any sound. Our mouth is a factory to produce sound, endless sound, लेकिन सारी साउंड लैंग्वेज में नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो इसलिए IPA जो है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उन्होंने एक ख़ास साउंड जो है हर लैंग्वेज की बनाई हुई है। हम वो भी पढ़ेंगे उसकी असाइनमेंट। नेक्स्ट देखिएगा,
द डिफरेंस बिटवीन द फनीम फोन फनीम्स एंड एलोफोन, वही बात जो मैंने पहले की वही लिखा हुआ। फोन्स आर रेफर टू द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड एंड दे आर रिप्रेजेंटेड विद ब्रैकेट्स। इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और ये हमारे माउथ से कोई भी साउंड जो है वो हो सकती है। फोन्स आर यूनिवर्सल। वाई यूनिवर्सल? यूनिवर्सल का मतलब देखें इसमें लें कि ये यूनिवर्सल है, ये किसी लैंग्वेज की भी है, यानी जो जनरल स्टडी है लैंग्वेज की, लैंग्वेज के अंदर कोई भी ज़बान है, जैसे वो उन्होंने ड्राफ्ट किया है ना कि यूनिवर्सल ग्रामर होती है, हर लैंग्वेज जो है वो किसी ना किसी तरह सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखती है, किसी में सब्जेक्ट वर्ब होगा, किसी में ऑब्जेक्ट वर्ब होगा, किसी लैंग्वेज में सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट वर्ब होगा, कोई ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। तो बहुत सारी ज़बानें हैं, हम चूंकि पूरी ज़बानों को तो नहीं सीख सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जनरल देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तकरीबन हर लैंग्वेज में ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का भी नाम दिया हुआ है। तो ये एक यूनिवर्सल स्टडी है जो हम कर रहे हैं फोनेटिक्स। ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, याद रखिएगा, जब हम फोनोलॉजी में जाएंगे तो वो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाएगी। Phonemes are referred to the smallest distinguished and constrictive unit of linguistic that bring about the different meaning and they are represent with the slashes। ये इस स्लैशेस से होती है और उसने बताया कि एक तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, जैसे फा ड, ठीक, ख, मैं ऐसे लिखता जाऊंगा तो हर साउंड जो है वो डिफरेंट है। आप जो थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे फनीम तो मीनिंग ही और दे, जैसे मैंने फिन है तो यहाँ पे मैं एस कर दूँ सिन। आप मुझे बताएं कि शकीला ये देखें पहले पिन था, मैंने फा जो था ये फनीम था ये डाला, उसके बाद मैंने एस डाल दिया उसकी जगह पे, तो टोटली मीनिंग भी चेंज हो गया, साउंड भी चेंज होगी। तो फनीम जो है वो एक डिफरेंट एक मीनिंग रखता है लिंग्विस्टिक में, स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट और कंस्ट्रिक्टिव यूनिट ऑफ लिंग्विस्टिक दैट ब्रिंग अबाउट डिफरेंट मीनिंग एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन द स्लैशेस, और स्लैशेस में रिप्रेजेंट होता है। आलोफोन क्या है? दीज आर द वेरिएशन ऑफ द फनीम्स, दे आर रेफर टू द पॉसिबल स्पोकन साउंड यूज इन द प्रोनाउंस ऑफ द सिंगल फनीम। एक ही फनीम को आप कितनी तरह बोलते हो, तो वो आपका, जैसे मैं थिंग, द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टीच यू फोनेटिक्स, द थिंग इज दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टीच यू फोनेटिक्स। द थिंग, अब कोई और इंग्लिश मैन है तो वो उसको और तरह से बोलेगा, यानी थिंग एक लफ्ज़ है ना, थिंग, अब थिंग एक वर्ड है उसको वो बोलता है फिंग, फिंग, सिंग, थिंग। अब जितने भी वो वेरिएशन से बोल रहे हैं अपने डायलेक्ट के साथ, वो सारे उसके एलोफोन हैं, मतलब सेम ही रहेगा। इट इज़ कॉल्ड एलोफोन। हाँ जी, समझ आई? एलोफोन फनीम की, अगर फनीम एलोफोन आप समझ गए तो अगला मसला नहीं है। ये चीज़ें ये थोड़ी सी ट्रिकी हैं। आलोफोन की भी समझ आ गई होगी आपको, फ़ोन की भी समझ आ गई होगी, फ़नीम को भी समझ आ गई। अगर किसी को नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले। अभी मैंने आपको अभी बताया कि व्हाट इज़ फ़नीम, व्हाट इज़ फ़ोन एंड व्हाट इज़ आलोफोन। इन तीनों को, जो कि सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम है फोनेटिक्स फोनोलॉजी का, इसके बाद अगर ये आप समझ गए तो दूसरे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरे कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझोगे। हाँ जी, हैव यू गॉट मीनिंग ऑफ फ़नीम, फोन और एलोफोन? प्लीज लेट मी नो। यस सर। नेक्स्ट देखिए फिर, थिंग टू नो अबाउट फोन्स। फोन्स आर साउंड एज सच। फोन्स आर, देखें वही चीज़ें कि फ़ोन क्या होती हैं, साउंड होती हैं, साउंड एज सच, जैसी साउंड है बस वो साउंड, कोई भी आवाज़ है लेकिन वो अभी डिस्टिंग्विश मीनिंगफुल नहीं है किसी खास के लिए, खास लैंग्वेज की। फोन आर स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, यानी ह्यूमन स्पीच साउंड का, ये ना किसी एनिमल का नहीं है ये। फोन्स आर रिप्रेजेंट विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स फा, जैसे ये लिखा हुआ फी, वो उसने ब्रैकेट में लिखा है। फोन आर यूनिवर्सल, और फिर ये यूनिवर्सल भी होती हैं। अच्छा, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डबल किया है ताकि समझ आ जाए। A phoneme is the smallest unit of sound in a word. Knowing about the phoneme is important for the spelling. Phonemes may be made of one or more letter which make one sound. ठीक है, फोनीम जो है वो एक नहीं, वो दो लेटर भी कहता है, दो लेटर भी मिलके बना सकते हैं, यानी एक साउंड बनानी है तो एक नहीं। बाज़ औक़ात देखें, अब हम फ़ोन कहते हैं तो फ़ोन में कितने साउंड, कितने फोनीम उसमें मिले हैं, तो एक साउंड मिली PH।
PH ने मिलके वो एक फा साउंड जो फोन की साउंड हमें दी है। नोटिस हाउ 3 फोन्स आर साउंड्स द सेम। देखिएगा टू, उसके बाद न्यू शू। अब यहाँ पे भी ये यही साउंड दे रहा है। अब ये दोनों साउंड भी इसी की हैं, ये शू साउंड भी है, टू न्यू शू, तीनों साउंड एक ही हैं। नेक्स्ट देख, सपोर्ट द ऑड वन आउट। बात लिखा होता ना बच्चों के वर्क में, ऑड वन आउट करें जी इससे। अब देखें, अब ये ट्री है, इसकी साउंड फीट, ये दोनों साउंड सेम है ना, ट्री फीट, इन दोनों की साउंड देखें उसने बनाई है ट्री, और यहाँ पे फीट। स्लीप साउंड जो है, हम साउंड से देख रहे हैं, साउंड के लिहाज से। अब ये साउंड जो है वो ऑड है, डिफरेंट है, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया हुआ है। इसके बाद रेन, पेन, मेल, स्लैब, तो ये इसके साथ नहीं मिलती, हमने इसको डिफरेंट किया हुआ है। नो, ग्रो, शो, तो ये सीट है, ये डिफरेंट है, ऑड है इसमें। बोट, अवे, प्ले, स्टे, तो ये भी इसमें ऑड साउंड है, उसको साइड पे किया हुआ है। उसके बाद जी ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है कि जैसे ये सून है, ठीक है, ये साउंड कहाँ लगनी है, ये EW कहाँ लगनी है, UE वाली कहाँ लगनी है। जैसे ये क्रूअल है, आई थिंक लफ्ज़, और ये स्क्रूल है, ये चू है, चू, न्यू, ये दोनों साउंड सेम है, न्यू। और अब ये दो फनीम है, एक ई फनीम है और एक W है, दोनों मिलके एक साउंड दे रहे हैं। बाज़ का कहता है एक नहीं, मिलके फोनीम जो है एक साउंड देते हैं, यू, न्यू, क्रूअल, ऊ, रू, ऊ, यानी ऊ का अगर ओ के साथ हम ये लगा देते हैं ना, ये ओ है, इसके साथ अगर मैं कोलन लगा देता हूँ तो ये लंबी साउंड देगा, रूम। अगर मैंने इसको फोनेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो फिर मैं ऐसे करूँगा, रूम को अगर फोनेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे कॉलन लगा दूंगा और एम, रूम, ठीक है। ये यू साउंड है, थ्रू, थ्रू, और इसको भी अगर हमने फोनेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके साथ कॉलन लगा देंगे ऐसे, ये लंबी साउंड देगा, ऊल, सून। यू विल लर्न ऑल दीज थिंग इन आवर क्लास इंशाल्लाह। Noam Chomsky was an American linguist, philosopher, cognitive scientist, logician, political commentator and activist. अब अक्सर आपने देखा होगा ये अब गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक साइंटिस्ट भी है, एक सोशल क्रिटिक भी है, और साथ ये कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, लॉजिशियन है, पॉलिटिकल कमेंटर है, और अभी ये जिंदा भी है। He also known as the father of the modern linguistic. इसको कहा जाता है ये father of modern linguist है। Chomsky is of the view that the children's born with the innate propensity. Propensity mean innate capability. लिख लें, child is born with a hardwired inbuilt capacity to speak language, any language. उसमें ये नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, उसमें हर लैंग्वेज, कोई भी वो जिस इलाके का बच्चा है उसके अंदर इन्नेट कैपेबिलिटी मौजूद है कि ही कैन स्पीक विद द यूनिवर्सल ग्रामर विच इज़ इंडोर्ड बाय द गॉड ऑलमाइटी। जो गॉड ऑलमाइटी ने जब उसे इस दुनिया में भेजा तो उसके साथ वो आया है इन्नेट कैपेबिलिटी के साथ। इसमें इन्नेट थ्योरी भी इसने दी थी फॉर लैंग्वेज। इसने पहले इन्नेट थ्योरी दी, उसके बाद उसी को इसने लेयर्ड का कंसेप्ट कह दिया, फिर मजीद उसको यूनिवर्सल ग्रामर कह दिया। एंड दैट दिस एबिलिटी मेक्स द टास्क ऑफ लर्निंग अ फर्स्ट लैंग्वेज ईजियर एंड वुड अदरवाइज। अच्छा जी, बिहेवियरिस्ट कहते हैं जिसमें स्किनर और उसके फॉलोअर हैं, BF स्किनर, और बिहेवियरिस्ट वो कहते हैं कि चाइल्ड एक्वायर्स लैंग्वेज थ्रू द बिहेवियर। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी है इंटरेक्शन का मतलब होता है ना बातचीत, कॉन्वर्सेशन के जरिए, सोशल इंटरेक्शन के साथ कहता है बच्चा लैंग्वेज सीखता है। विगोट्स्काय जो एक रशियन लिंग्विस्ट है, आपने नाम सुना होगा विगोट्स्काय। विगोट्स्काय कहता है कि बच्चा लैंग्वेज सीखता है इन एटमॉस्फेयर में इंट्रैक्शन के साथ।
Without interaction, child can't learn language. It is a environment interaction ultimately make a child to learn language. But on the other hand, behaviorists say that whatever behavior you play in front of the child, he started learning the same behavior. On the other hand, when we come toward innate theory, innate say that there is a laid which is inbuilt capacity, hardwired capacity in the mind of the child. Whenever he is born, it started functioning, it started working. तो इंट्रैक्शनिस्ट विगोट्स्की कुछ और कहता है, B.F. स्किनर कुछ और कहता है. इन्नेट जो हमारा लिंग्विस्ट है नोम चॉम्स्की, इन्नेट जिसने थ्योरी दी है वो कुछ और कहता है. ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, विल डिस्कस इन फ्यूचर. इतनी समझ आ गई. नेक्स्ट स्लाइड देखें. The human brain is ready naturally for the language in the sense when children are exposed to speech, certain general principle for discovering or structuring language automatically begin to operate. जब उसके सामने कोई भी यानी बच्चा है पैदा होता है तो वो फंक्शन करना शुरू कर देती है लेड, और अल्टीमेटली जो वो स्ट्रक्चर सुनता जाता है वो वैसा लर्न करता जाता है, क्योंकि वो लर्निंग कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद है. तो उसने उस तरह मसाले दी थी. क्योंकि जानवरों के अंदर ये चीज़ नहीं होती, तो जानवर जहाँ मर्जी जितने मर्जी बिहेवियर करें उसके सामने वो लैंग्वेज नहीं सीखता. तो इस तरह कुछ इसने लॉजिक भी पेश की थी. चॉम्स्की ओरिजिनली थियराइज दैट द चिल्ड्रन वर बोर्न विद द हार्ड वायर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको लेड कहते हैं. उसके अंदर लेड लगा हुआ है. एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मैंने आपको एक्विजिशन और लर्निंग का भी डिफरेंट बताया था. आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा अभी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज? हु विल टेल मी? एक बंदा जो सा मर्जी बता दे आप. सर एक्विजिशन लैंग्वेज तो वो है ना जो जैसे भी आपने बताया कि जैसे नोम चॉम्स्की जो है वो भी कहती है कि चिल्ड्रन एक्चुअली लर्न लैंग्वेज फ्रॉम सराउंडिंग्स, फ्रॉम यानी कि जो ह्यूमन इन्फेंट है वो इसको ये नेचर में ज़ुबान लेकर पैदा नहीं होता, लैंग्वेज लेकर पैदा नहीं होता, सराउंडिंग से, सोसाइटी से और यही सब उनसे सीखता है. कोई और बताना चाहे जल्दी से बता दें. यस सर. यस, जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं वो हमारी एक्विजिशन होती है, और जो ऑफिशियली सीखते हैं वो हमारी लर्निंग होती है. वेरी गुड. ये सैरिश आप बात कर रही हैं? सैरिश है? यस सर. माशाल्लाह आपका नॉलेज ठीक है. तो एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो हम नेचुरली कोई चीज़ को एक्वायर करते हैं, या हम यहाँ से इंग्लैंड चले जाएं वहाँ पे लैंग्वेज सीख के आ जाएं, तो वो हमारी एक्विजिशन हो. तो इसी तरह बच्चा जो है वो पैदा होता है तो वो जो एक्विजिशन है उसके अंदर लगी हुई है डिवाइस. तो वो डिवाइस वो कहता है वो खुद ब खुद अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से सीख लेता है. वो फर्दर फिर लिंग्विस्ट ने फिर इनको डिफ्रेंशिएट किया कि एक्विजिशन क्या होती है, लर्निंग क्या होती है. तो बहरहाल ये भी एक ऐसी डिवाइस है जो बच्चे के अंदर मौजूद है और वो सीखता रहता है खुद ही इन द ब्रेन. और ये कहीं स्कूल में जाके नहीं सीखता, ये भी कोई ऑफिशियल लर्निंग नहीं होती. ये क्या होती है, बस वो एक्विजिशन डिवाइस खुद ही फंक्शन करना शुरू कर देती है लेट. और एक्विजिशन लैंग्वेज है, इसी को ये नोम चॉम्स्की ने ये 3 नाम दे दिए यूनिवर्सल ग्रामर का, लैंग्वेज एक्विजिशन का और डिवाइस लेड. यही है ना लेड का. He later expanded this, यही आ रही है आपकी बात, into that idea of universal grammar, a set of innate principle. ये innate का मतलब लिख रहे हैं नेचुरल प्रिंसिपल. ठीक है, नेचुरल यानी ये जो innate जो फितरती प्रिंसिपल हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, वो क्या करते हैं प्रिंसिपल के ज़रिए. एंड एडजस्टेबल पैरामीटर्स दैट इज़ कॉमन टू ऑल. ये कहता है ये यूनिवर्सल हैं और ये हर किसी लैंग्वेज का हिस्सा है. ये नहीं कि ये इंग्लिश का है, उर्दू का है. ये बच्चा जो है ये यूनिवर्सली अपने पास रखता है ये लेड. तो ये कोई एक लैंग्वेज का नहीं है, ये हर लैंग्वेज का होता है. उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, वो खुद इवन के ग्रामर भी वो सीख लेता है. द लेड इज़ एक्टिवेटेड व्हेन द चाइल्ड एंटर्स द वर्ल्ड. जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो लेड एक्टिव हो जाती है. लेड अपना काम जो है वो शुरू कर देती है और बच्चा बहुत सारे आपको रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता देने की कोशिश करता है बहुत सारी चीज़ों पे.
सर अगर देखा जाए तो नोम चॉम्स्की जो हैं बेशक वो ये थ्योरी भी एक्सेप्ट नहीं की गई, लेकिन बात ये सच है कि वो बच्चे में सलाहियतें खुद ब खुद उभरती हैं सीखने की। नहीं, थ्योरी एक्सेप्टेड है तो पढ़ी जा रही है थ्योरी, ये ना कहें कि थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं, इसके ऊपर नहीं इसके पीछे लॉजिक मीन जैसे उस दिन आप बता रहे थे ना कि वो नोम चॉम्स्की की ये लेड वाली जो थ्योरी है, इसको लॉजिक इसके पीछे नहीं मानी गई थी या लॉजिकली इसको अगर देखा जाए तो वो उन्होंने कहा था कि जो डार्विन, उन्होंने कहा था जो नहीं है डार्विन ने जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस बताया है ना इंसान का, ये उसको मीटअप नहीं करती, यानी कि साइंस को बस ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो उसने दे दिया है, लेकिन ये भी देखा जाए तो एज अ बीइंग अ लिंग्विस्ट, और उसने जो बात की है, जैसे उसने फिर लॉजिक दी अपनी, उसने लॉजिक दी, देखें जी आप कहते हैं बिहेवियर से, उसने तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी को रिजेक्ट किया ना, उसने कहा ये आप कहते हैं कि लैंग्वेज बिहेवियर से आती है, तो बिहेवियर से आती है तो मैं जानवर के सामने भी ऐसे बिहेवियर करता हूँ, वो क्यों नहीं बोलने लगे? वो कहते हैं जी बोलना, ये माने कि बोलना एक नेट कैपेबिलिटी, और ये बात उसकी ठीक है कि बोलना वाकई ही एक नेट कैपेबिलिटी है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास। दो के पुराने वक्तों में लोग इशारों से भी बातें करते हैं, अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कोई ख़ास बात कहनी हो तो मशरक़ को हो जाते हैं, उन्होंने कोई ख़ास बात कहनी हो तो मगरब को हो जाते हैं, ऐसे भी वो बोलते ही नहीं हैं, यानी उन्होंने कोशिश नहीं की, उनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो लेकिन उनके अंदर ये नहीं कि उनके अंदर नेट नहीं है, लेड नहीं है, लेड मौजूद है, उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो वो पूरे जो लोग ही हैं वो नहीं बोलते। आगे देखें, उन्हें गुनाह भी ना होगा उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई हुई है, इशारों से बनाई हुई है कि वो खास कोई बात कह, ये मैंने एक प्रोग्राम देख रहा था, मैंने टेलीविजन पे अगले दिन प्रोग्राम सर कंप्लीट उनकी लैंग्वेज है, और हर चीज को जिस तरह हम लोग अपनी हर चीज इवन इमोशंस फैशन जो है ना वो अपने इशारों से वो बताते हैं। कंप्लीट एक लैंग्वेज है, अगर वो एजुकेटेड किए जाए जैसे उनके एजुकेशनल सेंटर्स है ना की जाती है। देखें क्यों कौन आप देखें ये जो साइनिंग लैंग्वेज है, अब मैं देखा हूँ अक्सर, मैं ये गूंगों को देख रहा होता हूँ, उनको जो बता रहे होते हैं तो वो रो रहे होते हैं प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर मौलाना तारिक जमील इकबाल की स्पीच लगी हुई, तो मैं एक दफ़ा मरकज़ में गया, मुझे याद है कि उनको ना गूंगों को वो बता रहा था लैंग्वेज, तो वो जैसे जैसे उनको ट्रांसलेट कर रहा था इशारों में, वो रो रहे थे, इतने वो पैशनेट हो जाते हैं कि वो रोने लग जाते हैं। हालांकि मैं सोचता हूँ यार देखो इशारों से इतना वो रोने लग जाते हैं। सर और इसके अलावा ये कि गूंगे वो इसी सूरत में होते हैं क्योंकि वो बहरे होते हैं, जो बच्चा बहरा होता है वही गूंगा होता है। तो सर वो अगर फॉर एग्जांपल रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उनको तो आवाज़ नहीं आएगी, और अगर एक गूंगे ने दूसरे को बताना है तो सर वो ऐसे हमारी एक फैमिली है, मीना वाली फ्रेंड फैमिली है, तो उनके उस जो है ना ज़्यादातर कज़न मैरिजेस की वजह से उन्हें यही है प्रॉब्लम, उनके बच्चों को चला आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा नजर आता है ज़्यादा, उनके मिलना जुलना इनसे होता है, तो सर वो स्पेसिफिक साउंड निकालते हैं, वो वॉइस ऐसे, तो वो दूसरे को पता लग जाता है किसी तरह, यानी वो अपनी इमोशन का इजहार कर लेते हैं। द चाइल्ड एक्सप्लॉइट का मतलब होता है इस्तेमाल करना। इट्स लेड लैंग्वेज एक्विजिशन, अपनी डिवाइस को कैसे एक्सप्लॉइट करता है, यूज़ करता है टू मेक सेंस ऑफ द अटरेंस हर्ड अराउंड इट, जो उसके इर्द गिर्द अटरेंस होती है वो उसको क्या कर लेता है, एक्सप्लॉइट कर लेता है अपनी सेंसेस के ज़रिए। एंड ड्राइविंग फ्राम द प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, और उसकी ग्रामर को भी वो समझ लेता है। लेड इज एक्सप्लॉइटेड टू एक्सप्लेन द रिमार्केबल स्पीड विद विच चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक and considerable similarity in the way grammatical patterns are acquired across the different children and language. According to Chomsky, the presence of the universal grammar in the brain of children जी ये उसने एक मॉडल बनाया हुआ है, इसको हम देखते हैं। वो कहता है जी allow them to deduce the structures of their native language from the child learns a set of generalization rules of the governings the way in which sentence are formed in the following. इनपुट होती है, उसके बाद लेड जो है अपना फंक्शन शुरू कर देता है उसके अंदर, और उसके बाद आउटपुट आती है, चाइल्ड की स्पीच होती है। तो वो कहता है जी प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा द अडल्ट स्पीच, और उसके बाद जनरल लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल, ग्रामेटिकल नॉलेज, द रूल्स, और उसके बाद चाइल्ड। अब देखिए एक बंदा है उसने लैंग्वेज नहीं सीखी, पंजाबी तो अक्सर हमारे बोली जाती है, उसी की मिसाल देता हूँ।
लेकिन कोई कहीं वो नहीं गया, वो ना तो कहीं स्कूल गया है क्या कि वो पंजाबी की ग्रामर ही सीख ले, लेकिन उसको ग्रामर का पता होता है कि वर्ब क्या चीज़ है, उसका नाउन क्या है, वो वही इस्तेमाल करता है जो उसने वो लैंग्वेज सीखी होती है लेड के थ्रू। तो उसमें वो कहता है जी नाउन और वर्ब की भी पहचान रखते हैं वो वाइल थ्रू द लेड के थ्रू। उसके बाद टू डिस्टिंक्टिव व्यू अबाउट द लेड फंक्शन। लेड प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द नॉलेज ऑफ द लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ड्स आर्डर्स एंड द वर्ड। एक तो ये व्यू है कि लेड जो है ये भी बताता है कि वर्ड आर्डर्स के सब्जेक्ट कहाँ आना है, वर्ब कहाँ आना है और ऑब्जेक्ट कहाँ आना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगाना, ये ऐसे नहीं लगाना, ये पहले आएगा, ये सारा जो है वो नाउन पहले करेगा, वर्ब को बाद में करेगा। और ये भी देखेगा कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, वो बात भी चाहे वो पंजाबी ही बोल रहा है वो आपको ठीक बता देगा। लेड प्रोवाइड चिल्ड्रन ओनली जनरल प्रोसीजर फॉर द डिस्कवरिंग लैंग्वेज टू बी लर्न, यानी जस्ट जनरल प्रोसीजर ही बताती है, ये जो रूल है कॉम्प्लेक्स जो ग्रामर का ये नहीं बताती। यानी ये दो व्यू हैं इसके, कुछ ये व्यू रखते हैं कुछ ही वो। यूनिवर्सल ग्रामर अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की यूजी, यूजी से मुराद क्या है, यूजी मीन यूनिवर्सल ग्रामर, फोकसेस द आंसर 3 बेसिक क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन लैंग्वेज। What constitute knowledge of language? How knowledge of language is acquired? How the knowledge of language put to use? Answer for 1 and 2, यानी इन दोनों का आंसर। UG claim that a set of principles and the parameters of grammar is inherited genetically by all human, यानी हर ह्यूमन जो है वो जेनेटिकली वो यानी इनहेरिटेड होता है इन चीज़ों से, वो इनहेरिटेंस में ये चीज़ें मिल जाती हैं। जब वो पैदा होता है तो ये चीज़ें उसके पास होती हैं। क्या व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या पूरा सेट ऑफ नॉलेज क्या है लैंग्वेज का। हाउ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, लैंग्वेज कैसे सीखनी है, यानी वो पैदा होता है तो वो उसके साथ ही गॉड ऑलमाइटी ने नेटेड उसको नेट मिल जाती हैं। Chomsky's proposed principles are unvarying and apply to all the human language similar to one another. हर लैंग्वेज पे ये यूजी के रूल लगाए जा सकते हैं। द बायोलॉजिकली एंडोर्ड यूजी इक्विप्ड द चिल्ड्रन नेचुरली विद द क्लियर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट द शेप ऑफ द लैंग्वेज। इट आल्सो हेल्प द चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरनलाइज ग्रामर क्विकली व्हेन दे आर एक्सपोज टू पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर आप उन्हें बता दें ना कि भाई आपको ये तो आता ही है, यूजी आती है, यूजी में देखें आप नाउन जो है ऐसे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट को ऐसे, प्रेजेंट को ऐसे, सारी जैसे वो कहता है कि हर लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है किसी ना किसी तरह, तो वो कहता है हम उनको उनके ज़रिए दूसरी लैंग्वेज भी अच्छी तरह सिखा सकते हैं अगर यूजी को इस्तेमाल किया जाए। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस को आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटेंस क्या होता है कि जो सारा नॉलेज है ना आपका किसी ग्रामर का, वो आपका कॉम्पिटेंस है जो आपने सीख रखा है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव, डीप, सरफेस, सारा स्ट्रक्चर जो सीखा हुआ है वो सारा आपका कॉम्पिटेंस है। बट व्हेन यू अप्लाई द सेम ग्रामेटिकल लिंग्विस्टिक नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड, you learn all this and you perform while making a speech. You are performing it. You are in fact applying from the linguistic and the performance is totally based on the competence. If you've got a good competence then you perform well. अगर आप अच्छा कॉम्पिटेंस रखते हो, आप कॉम्पिटेंट हो खास लैंग्वेज में, तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी करोगे। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द कंसर्न विद द चाइल्ड्स ग्रामर, द लिंग्विस्टिक इनपुट एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। जब उसने बताया कि आपको वो इनेट होती हैं ये चीज़ें, इनहेरिटेड होती हैं ये चीज़ें, जो 1 और 2 का उसने आंसर दिया पिछली स्लाइड में, उसका मतलब ये है कि हर इंसान की ये कॉम्पिटेंस फिर डिफरेंट भी हो सकता है। एक बच्चा जो डॉक्टर का है, एक बच्चा फार्मर का है, दोनों के डिक्शन और लेक्सिकल वर्ड क्या सेम हो सकते हैं? आप अंदाज़ा करके बताएं। जो लेक्सिकल वर्ड एक डॉक्टर के बेटे के अंदर हो सकता है, वो क्या एक फार्मर के बेटे के अंदर भी हो सकता है? नो, क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है। वो बेचारों को तो नाम ही नहीं आते, और अगर वो पढ़ने भी लग जाएं कहीं तो वो कई साल तो बेचारे डिक्शन और उनके लेक्सिकल वर्ड्स जो हैं उनके बेचारे मीनिंग ही तलाश करते रहेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अब मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहे, तो कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे माहौल से होते हैं, अच्छे मतलब जैसे सिटी स्कूल है या वो दूसरे स्कूल हैं DPS,
अब तो वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे बड़े जल्दी चले जाते हैं, जब वो बेचारे जो आम स्कूल से आते हैं मैं देखता हूँ वो सफ़र करते रहते हैं, compete नहीं कर पाते। परफॉर्मेंस डील विद द नेचर ऑफ द चाइल्ड। और उसके बाद रूल सिस्टम, द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड यूजेस लर्निंग द लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें जो है काउंट होती हैं एक लैंग्वेज को सीखने में। उसके बाद ये क्रिटिसिज्म और यूनिवर्सल ग्रामर पे क्रिटिसिज्म है, ये आपने देखा था कि प्राइमरी कंसर्न और यूजी इज़ ओनली सिंटैक्स, कि ये सिर्फ सिंटैक्स की बात करती है, नॉन फ्रेज वर्ब फ्रेज नॉन फ्रेज इसको डिस्कस करती रहती है। वो कहते हैं जी नॉन फ्रेज ये है इसका, वर्ब फ्रेज ये है इसका, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हर लैंग्वेज में ये होता है, कभी किसी में ये होता है, सारी यूनिवर्सल सेम है। यूनिवर्सल ग्रामर ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ यूनिवर्सल ग्रामर। प्राइमरी कंसर्न ऑफ यूजी इज द ओनली सिंटैक्स। कहते हैं जी पहली तो बात ये है कि उसका क्रिटिसिज्म, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया ना कुछ लोग, फिर जब भी कोई चीज़ आप मतलब कोई बुक लिख दें तो बुक को भी लोग क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। क्रिटिक का मतलब तो यही, क्रिटिक जो होते हैं ना अवैल्यूएशन देते हैं, तो क्रिटिक को तो हम रोक नहीं सकते। जैसे सबसे जो जिसको हार्ड किस्म का क्रिटिक कहा जाता है वो टी.एस. इलियट था। टी.एस. इलियट को कहा जाता है कि लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिक था, कि वो ऐसे लेमन की तरह निचोड़ देता है कि क्या है भाई। उसने कहा था ना, उसने हर राइटर के बारे में कमेंट दिया एक एक लाइन में, और कैसा जानदार है, कहता है उसको मशहूर कर दिया उसने कहा कि जॉन डन जो है वो सेंसिबिलिटी को जानता है कि कैसे इस्तेमाल करना है। वो कहता है कि उनमें जो पहले जो थे उसने कहा कोई तो फील करता है, कोई फील करता है और कोई कहता है महसूस करता है, कोई फील करता है। वो उसको भी उसने उसका भी डिफरेंस बता दिया। उसने कहा कुछ जो राइटर होते हैं वो बड़े सुपरफिशियल होते हैं, वो पोइट्री के ऊपर तवज्जो देते हैं, कुछ जो होते हैं वो पोएट पे तवज्जो देते हैं। उसने कहा कि ये पोएट ऐसे हैं जो सेंस के थ्रू लिखता है, फिर ये पैशन के पीछे नहीं जाता। जैसे कुछ लोग जो अपना जज्बात ही लिख देते हैं, वो कहता है ये पोइट्री नहीं होती, ठीक है। वो कहता है कि गुड पोएट जो है वो ऐसे होना चाहिए जैसे गॉड जो है हर जगह मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आता, तो बंदा अपने वर्क में कहता नज़र ना आए। तो ये इट इज़ द गुड पोइट्री इज़ इट्स नॉट टर्निंग लूज ऑफ मोशन, इट इज़ एस्केप फ्रॉम मोशन। पोइट्री तो जो है एस्केप फ्रॉम मोशन है, बल्कि टर्निंग लूज ऑफ मोशन नहीं है। तो इसी तरह क्रिटिक जो होते हैं वो रिमार्क्स देते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा वैल्यू बनती है किसी वर्क की। सिमेंटिक्स, प्रेगमेटिक्स, और कहता है ये चीज़ों को इग्नोर किया। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग्स क्या है किसी चीज़ के, प्रेगमेटिक का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, डिस्कोर्स का कन्वर्सेशन भी इसको कहते हैं, और कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड कहता है ये भी लेवल एक्सक्लूड किया हुआ है, प्रेगमेटिक भी शामिल नहीं किया, डिस्कोर्स यानी ये कंप्लीट नहीं है। दूसरे लफ्ज़ में कहता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स आर इग्नोर्ड, और ना इसमें सोशल समाज को डाला है ना साइकोलॉजी को डाला है, ये वेरिएबल भी इसके अंदर नहीं डाले गए। तो ये कोई कहता है कोई कंप्लीट थ्योरी नहीं है जिसने क्रिटिसाइज़ किया। होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर। एक मैं स्लाइड और आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप परेशान ना होइएगा। तो इसको ज़रा देखिए, स्लाइड थी यस दिस वन। ये आपकी, ये मैंने शायद आपको बुक से भी सेंड किया, आप उसको भी देखिएगा। फोनेटिक्स असल चीज़ ये है, आप लोगों ने जो लिखना है उधर से आप डेफिनेशन ले लेना अच्छी। ये आपकी बुक है, इसको ज़रूर पढ़ना है आपने। फोनेटिक्स स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द साउंड। फोनेटिक को इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपकी बुक अगर आपके पास है तो ये उसकी डेफिनेशन है। फोनेटिक्स ये कहता है कि फोनेटिक्स जो है वो स्टडी करता है मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, सिस्टम। मैकेनिज्म ही सिस्टम। फोनेटिक स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्शन, भी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म सिस्टम क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, हार्ड पैलेट क्या है, लिबियल साउंड क्या है, बाइलिबियल साउंड क्या है, एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या है, पैसिव आर्टिकुलेटर क्या है, ये सारी स्टडी जो है आपको ये करवाएगा फोनेटिक्स। आपको फोनेटिक स्टडी करवाएगा एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या है, ठीक है, पैसिव क्या है, कहाँ होते हैं इनको हम देखेंगे, अल्वीलर साउंड क्या है, ठीक है, अल्वीलर साउंड क्या है, और लेबियल साउंड क्या है,
बाइलेबियल साउंड क्या है, जो लिप्स के साथ प्रोड्यूस होती है, बाइलेबियल साउंड क्या है, और व्हीलर साउंड क्या है, ठीक है। यूवला से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लेरिंक्स की साउंड कौन सी है। अच्छा, आप ऐसा करें, अगर आप अपने एडम एप्पल के ऊपर हाथ रखें, ऊपर ये जो उभरा हुआ आपके गले में हिस्सा थोड़ा सा, तो आप बोलें फी बी फी बी फी, 2 वर्ड बोलें, या अपनी दोनों फिंगर जो हैं अपने कानों में डालें और लफ्ज़ बोलें एक फी बी, तो आपको जो ज़्यादा साउंड जो है वाइब्रेट होगी, जिसमें ज़्यादा सोनोरस साउंड होगी, ज़्यादा कोई वॉइस साउंड जो ज़्यादा साउंड पैदा करेगी अंदर, वो वॉइस साउंड होती है। दोनों उंगलियां जो हैं अपने कानों में डाल के अच्छी तरह से, तो पी और बी लफ्ज़ दोनों बोलने से ऐसे लगेगा कि जैसे कोई वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे कानों में। जिसमें ज़्यादा वाइब्रेशन हो वो आपका वॉइस साउंड होगा पहचानने का। इट इज़ अ प्योर साइंस एंड इंक्लूड द स्पीच प्रोसेस ऑफ एनाटॉमी। इसमें हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं स्पीच साउंड की, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कितनी प्रोड्यूस होती है, वॉइस्ड है, वॉइसलेस है, और कैसी साउंड निकल रही है, क्यों निकल रही है, और ये साउंड का क्या हम कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको फोनेटिक्स बताएगा। मैंने पहले बताया फोनेटिक राग साउंड को इकट्ठी करता है, जितनी भी बेतरतीब सी साउंड है उनको इकट्ठी कर देगा, फोनोलॉजी उनको उठाएगी, अपनी स्पेसिफिक अपनी लैंग्वेज में ले आएगी। एज वेल एज द न्यूरोलॉजिकल्स एंड पैथोलॉजिकल स्पीच ऑफ द aspect of speech. The branch of phonetic that deal with the production of different sounds with the help of speech organs and vocal cords is known as articulatory phonetics. Phonetics की 3 types हैं, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की। There is articulatory phonetics and articulatory phonetic will help you how to produce sound. आपको आर्टिकुलेटरी फोनेटिक हेल्प करेगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, और किस किस पार्ट से प्रोड्यूस होती है, वो सारे डिस्कस होंगे उसमें। एक्टिव आर्टिकुलेटर, पैसिव आर्टिकुलेटर, यूवला और एल्विलर रिज, और आपकी जो टंग है, ज़बान जो है, उसके जो 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, वो सारे डिस्कस होंगे। मेरे पास इधर तस्वीर है, उससे मैं बेटर वे से आपको समझा सकूँगा। द वोकल कार्ड इज नोन एज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। एक तो हम इसमें स्टडी करेंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसकी स्पेसिफिक असाइनमेंट होगी आपके लिए। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच। ये अंडरलाइन कर लें, ये उसकी डेफिनेशन है। एक फोनेटिक की डेफिनेशन परफेक्ट ये है यहाँ तक। Phonetics study the mechanism of production, transmission, reception of sound. It is a pure science and includes the speech process, the anatomy, as well as the neurological and pathological aspect of the speech. The branch of phonetics that deal with the production of different sound with the help of the speech organs and the vocal cord is known as articulatory phonetic. वो जो यानी ब्रांच है फोनेटिक्स की, जो आपकी हेल्प करती है स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव कौन से हैं, आर्टिकुलेटर, और पैसिव कौन से हैं, और वो सारी उनकी डीप स्टडी जो है वो आपकी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंडर होती है, और उसकी स्पेसिफिक हम असाइनमेंट भी देखेंगे। आइए, शक्ल जो है यहाँ बनी हुई है, उससे मैं मज़ीद समझाऊँ। It includes the production, descriptions and classification of speech. The transmission of sound is known as acoustic phonetic. अब यहाँ मेरे मुंह से आवाज़ निकल के आपके मुंह तक, आपके कानों तक पहुँच रही है, या आपके मुंह से निकल के मेरे कानों तक पहुँच रही है। ये जो वेव्स हैं जो इधर से इधर जा रही हैं, जो आले इनको मापते हैं कि कितनी वेव कितनी सोनोरिटी में जा रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में उधर पहुँच रही है, उधर से मेरे तक पहुँच रही हैं। तो ये सारी स्टडी किस में आती है? अक्यूस्टिक फोनेटिक के अंदर। फौजिया किस में आती है? अक्यूस्टिक फोनेटिक के अंदर। अक्यूस्टिक फोनेटिक आपको वो सारी जो साउंड जो है मेरे मुंह से निकल के आपके कानों तक, वो वेव्स जो जा रही हैं, उसके अंदर जो आले यूज़ होते हैं, कैसे उसको मापना है, कैसे कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड करके जज करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में आप तक पहुँच रही है, आपसे मेरे तक आ रही हैं, वो सारी स्टडी हमारी क्या कहलाती है? अक्यूस्टिक फोनेटिक। जब ये स्टडी आएगी, मेरे मुंह से आवाज़ निकली, आप तक पहुंची कानों तक, आपके कानों से निकली मेरे तक पहुंची, तो जब हम इनको स्टडी करेंगे तो इसमें दोनों ही आ जाएंगे अक्यूस्टिक फोनेटिक, यानी उसमें ऑडिटरी फोनेटिक भी आ जाएगा और उसमें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक भी आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको कि 3 टोटल फोनेटिक्स की एग्जाम है। पहला लिख लें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक,
जिसमें हम जो बोलते हैं और सारे ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स, लिप्स, टंग, यूवला, वेलम, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ, बिलेबियल साउंड, नोज, नोज से भी आवाज निकलती म न, आपके ना आप बोले म। वेलकम बैक। मैं करता हूँ अभी इसको फिनिश करता हूँ, बस थोड़ा सा रहता है, तो मैं चाह रहा था कि इसको फिनिश करके इंशाल्लाह हम जाएंगे। आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी? हाँ जी। यस सर। यस सर। हम कर रहे थे कि आर्टिक फोनेटिक्स की कितनी इकसाम है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक, इट डील्स विद ऑल द कंपोनेंट, ऑल द पार्ट ऑफ द माउथ दे आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ साउंड। टू प्रोड्यूस साउंड, ऑल द component of your mouth, all the part of your mouth, whether it's kind of active articulator या वो passive articulator हैं। passive articulator जो बिल्कुल passive रहते हैं, लेकिन वो आपकी जैसे दांत हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं लेकिन वो हेल्प तो करते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट अपनी जगह पे रहती है, मूवमेंट नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हेल्प करते हैं साउंड प्रोड्यूस। I saw a cat, so cat is produced through the soft palate। सो हार्ड पैलेट के थ्रू भी हमारी बहुत सारे वर्ड प्रोड्यूस होते हैं, और इसके ठोल, अल्वीलर रिज भी अपनी जगह पे रहती है। ज़ुबान जो है ये मूवमेंट में रहती है, लिप्स भी मूवमेंट में, यानी हम उसमें एक्टिव और पैसिव सारे आर्टिकुलेटर स्टडी करते हैं। ये स्टडी हमारी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आती है। अक्यूस्टिक फोनेटिक में मेरे माउथ से आवाज़ निकल के आपके कानों तक पहुंची, आपके कानों से आपके मुंह से मेरे कानों तक पहुंची, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, इसमें जो वेव्स हमारे मुंह से निकल रही हैं, या जो भी सिस्टम है जो आलों के ज़रिए हम स्टडी करेंगे, वो सारा अक्यूस्टिक फोनेटिक में आएगा। इसके बाद हम एक और फोनेटिक्स की टाइप को स्टडी करते हैं, वो है ऑडिटरी फोनेटिक। यानी आपने कोई लफ्ज़ बोला, मैंने कैसे परसीव किया, ठीक है, मेरे कानों ने सुना और फिर आगे वो मेरे कानों से कहाँ पे गया,
मेरे ब्रेन तक गया। ब्रेन में जो रिसेप्टिव जो स्पीकिंग से रिलेटेड ब्रेन है, जो रिसेप्शन से रिलेटेड, जो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, जो रिसीविंग डाटा से रिलेटेड है, वो कैसे उसको इंटरप्रेट करता है मेरे माइंड के अंदर, वो सारी स्टडी मेरी ऑडिटरी फोनेटिक्स में आती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक अच्छी खासी स्टडी है जिसको हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी अक्यूस्टिक फोनेटिक्स क्या है जी। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज द अक्यूस्टिक फोनेटिक। अब देखें मैंने आपको समझा दिया। अब आप कोई सी भी बुक लेंगे ना तो आप फोनेटिक्स, अक्यूस्टिक फोनेटिक पढ़ेंगे, ऑडिटरी फोनेटिक पढ़ेंगे या आर्टिकुलेटरी फोनेटिक पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह उससे समझ आ जाएगी। It study the sound waves and the physical way in which the sound are transmitted from person to another. The third process is auditory phonetics। यानी तीसरा जो है वो ऑडिटरी फोनेटिक है, जो कि कानों से रिलेटेड है। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनने से रिलेटेड। स्टडी द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब टूल भी होता है, सिस्टम भी होता है, ठीक है, मेथड भी होता है और मीन्स भी होता है, और उसके बाद जितना वो प्रोसीजर है वो सारा किस में आता है, ऑपरेशन, वर्किंग, ये सारा मैकेनिज्म का ही मतलब है। लेकिन यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, वो प्रोसीजर, मेथड। इसमें स्टडी द प्रोसीजर ऑफ द परसेप्शंस ऑफ साउंड्स एंड हाउ दे आर रिसीव्ड बाय द लिसनर। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ईयर। हम इसमें पूरा जो सिस्टम है ईयर का, जो अंदर स्ट्रक्चर है ईयर का, वो सारा स्टडी करते हैं ऑडिटरी फोनेटिक के अंदर। उसमें ब्रेन भी फिर डिस्कस होता है। उसमें हम अफेजिया भी देखते हैं, ब्रोकाफेजिया, वर्णकी अफेजिया, रिसेप्शन, परसेप्शन, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। द टर्म फोनेटिक्स हैज़ बिन ड्राइव फ्राम द वर्ड फोन। फोनेटिक्स का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, फोन से, विच मीन, जिसका मतलब होता है साउंड। फोनेटिक दस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन ऑफ द एनी साउंड। ठीक है जी। इट scope and subject matter is very wide. We include the study of the one language. Very good. देखिएगा, ये तो हो गया। मैं आपको असल में जो चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझाऊँ। यहाँ पे आप मुझे बस पिक्चर बताएं, आपको क्लियर नज़र आ रही है ये वाली? जी। अच्छा, इसको देखें। अब ये है हमारी कैविटी, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के वो जो हॉलो एरिया है, खाली सा एरिया होता है ना हमारा, जो पूरा माउथ है उसका जो सिर्फ। अब ये जो है, ये है हमारी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। ये है हमारे लिप्स, ये जो मैंने इसको किया हुआ है येलो। अब ये है टीथ, ये है लिप्स। ये सारे आर्टिकुलेटर हैं। ये क्या है, आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर का तो मतलब पता है ना आपको, बोलना। यानी ये सारे आपको बोलने में आपकी मदद करते हैं, इनको कहते हैं हम आर्टिकुलेटर। अगर आपको आ जाए नोट, राइट अ नोट ऑन एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड पैसिव आर्टिकुलेटर, तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि हमें सर ने बताया कि एक्टिव आर्टिकुलेटर वो सारे आर्टिकुलेटर होते हैं जो मूवमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ज़बान है, ये हमारा एक्टिव है या पैसिव है? सारिश आप बताएं, ये एक्टिव है या पैसिव है? ये हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर है। टंग जो है ये हमारा क्या है, एक्टिव आर्टिकुलेटर। अब पैसिव आर्टिकुलेटर कौन कौन से हैं, सारिश आप बताएं। Sir, alveolar ridge. यस, टीथ And sleepy and soft and hot palate. सॉफ्ट। ये देखें, ये सॉफ्ट पैलेट है। अगर आप देखें अपने वो जो आपका यूविलम है, आपकी जो वेलम है आपकी, आप यूवला से थोड़ा सा आगे देखें, अपने खुद फील करें। मैं तो नहीं अब कर सकता, आपने खुद करना है। यूवला से अब थोड़ा सा अगर आगे देखें तो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। वो ऐसे नरम सी एक प्लेस है जो कि हम खुद महसूस कर सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे जो उसका रूफ है, जो छत है माउथ की, वो बड़ी सख्त सी है, उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। ये देखें मैंने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। और ये हार्ड पैलेट है, ये भी हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर है, ये भी पैसिव है। ये उसके अलावा हमारी जो ज़बान है ये एक्टिव है, लिप्स भी एक्टिव हैं, और टीथ जो हैं ये भी पैसिव हैं, अल्वीलर रिज भी पैसिव है, ये सारे पैसिव हैं। उसके अलावा ये जो लंग्स हैं, फेरिंग्स हैं, ये सारे जो हैं मूवमेंट कुछ ना कुछ करते हैं। अब देखें, अब नीचे ज़बान को ज़रा देखें, इसके कितने हिस्से हैं ये देखें। ये बनी हुई है आपकी जो टंग है, ये उसका टिप ऑफ टंग है,
ये उसका बैक ऑफ टंग है, ये फ्रंट है जो सीधा जाके हार्ड पैलेट को टच करता है। यहाँ ऊपर, ये ऊपर मैं आपको बना रहा हूँ हार्ड पैलेट, ये हार्ड पैलेट, ये टिप ऑफ द टंग है, ये किसको टच करती है? अल्वीलर रिज को, अक्सर अल्वीलर रिज को ये टच करती है। और ये जो है उससे पीछे थोड़ा सा हिस्सा है, इसको कहते हैं बैक फेस के, तो ये फ्रंट ऑफ द टंग है। ये बैक ऑफ द टंग है जो सीधी हमारी वेलम के थोड़ा सा पीछे होती है, इसको सॉफ्ट पैलेट को टच करती है ये अक्सर। तो ये पूरी ज़बान के मैंने 4 हिस्से आपको बता दिए हैं, टिप ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग यानी ब्लेड ऑफ द टंग, ये ब्लेड है सॉरी, इसको क्या कहते हैं? ब्लेड, ये ब्लेड ऑफ द टंग है, इसको ब्लेड कहते हैं, इसको फ्रंट कहते हैं और इसको बैक कहते हैं। ये 4 हिस्से हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, तस्वीर आपके पास है। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है? वोकल कार्ड। यहाँ पे हमारे वोकल कार्ड होते हैं, ये उभरा हुआ हिस्सा जो इसको लेरिंक्स भी कहते हैं, एडम एप्पल भी कहते हैं। ये जो गले के अंदर थोड़ा सा उभरा सा हिस्सा होता है ना, इसको क्या कहते हैं? एडम एप्पल। क्या कहते हैं? एडम एप्पल। अब एडम एप्पल जो है, कहीं आपको ये लिखा होगा लेरिंग्स। अब लेरिंग्स के पीछे अगर देखें, ये पीछे, तो यहाँ पे हमारे वोकल कार्ड, ये मैंने आपको बताया था, वोकल कार्ड जैसे एज गुजरती जाती है ये हार्ड होते जाते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो कम एज में आपके लिए आसान होगी, लर्निंग आसान होगी, ठीक है। और फीमेल की ये ठीक रहते हैं, ज़्यादा देर तक वर्क करते हैं मेल की निस्बत। उसके बाद जी ये हमारा यूवला है, इसको यूवला भी कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं। हमारी अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको बताइएगा? ये है ओरल कैविटी। फौजिया कहाँ है? उसके बाद जी ये टिप ऑफ द टंग है, ये ब्लेड ऑफ द टंग है और ये अपोजिट अल्वीलर रिज के जो होता है, और ये सारी चीज़ें इनको देख लीजिएगा। सर इसे हल्क का कवा कहते हैं। हाँ वेरी गुड, ऐसे ऐसे इसको कवा कहते हैं, हल्क का, यानी हमारी लैंग्वेज में गला 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 अपने अपने नाम दिए हुए हैं पंजाबी लैंग्वेज। Phonetic is one of the same as the language of the word, but the phonology of the language is different from that the other. According to the famous linguist Lyon, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ये लियोन। तो लियोन के मुताबिक phonetics differ from the phonology, यानी phonetics जो है वो phonology से totally different, that it considers speech sound independently of their पैराडिग्मेटिक अपोजिशन ऑफ द सिंटैग्मेटिक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब देखिए ये कैसे इंडिपेंडेंट है कि फोनेटिक्स की स्टडी कोई ख़ास नहीं है कि कोई ख़ास लैंग्वेज के लिए, ये एक इंडिपेंडेंट स्टडी है। आप इसको स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी साउंड कौन से वोकल कार्ड के कौन से हिस्से से प्रोड्यूस होती है, और वोकल कार्ड कैसे इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर कौन कौन से हैं। ये सारी स्टडी तो एक जनरल ही है ना, चाहे अरबिक पढ़ें या कोई भी पढ़ें, हर में ये सारे हर किसी में इस्तेमाल हो जाएगी। वी शैल नॉट डील विद द अबव डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द फोनेटिक्स। अब नीचे वही चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, इनको बस एक दफ़ा देख लें, ये आपने खुद पढ़ना है। आप इसको पढ़िएगा, फोनेटिक आपने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पढ़ना है, लेरिंग्स क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, ओरल कैविटी क्या होती है, इसको जस्ट एक दफ़ा मैंने बता दिया, आपने इसको कल पढ़ के आना है। हैव अ नाइस टाइम एंड स्टे ब्लेस्ड। कुछ लोग जो है ना वो बोर हो जाते हैं कि लंबा लेक्चर हो जाता है। स्टे ब्लेस्ड।